Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 21 of differential geometry. Last time हमने surfaces की definition के बाद हमने ये देखा था कि there are simple ways of defining surfaces. For example, implicitly defined surfaces. उसके बाद हमने implement किया था surface की definition को on the surface of revolution पे और ये देखा था कि how they are surfaces. उसके बाद हमने ये देखा था कि surfaces की definition में जो सबसे important चीज़ है वो पैच है और उसकी definition है और उसमें हमने require किया था कि proper पैच होना चाहिए हमारे पास। और last section में फिर हमने एक example की थी और ये देखा था कि अगर पैच proper ना हो तो आपके पास जो surface है वो हमारी intuitive definition या जो हमारी rough डेफिनेशन थी सरफेस की उसके मुताबिक वो सरफेस नहीं रहती, वो लोकली या बहुत नज़दीक से अगर आप उसको देखें तो वो प्लेन जैसी नहीं दिखती, वो R2 जैसी नहीं दिखती। आज के लेक्चर में हमारा जो बेसिक एम्फेसिस होगा वो पैरामीटराइजेशन पे होगा और इन पैरामीटराइजेशंस को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम कर्व्स को स्टडी करेंगे। उससे पहले कर्व्स ऑन सरफेसेस पे, उसके बाद पैरामीटराइजेशन को हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पैरामीटराइजेशन ऑफ ए स्फीयर, उसके बाद व्हाट इज़ पैरामीटराइजेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन और फिर हम टॉरस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे विच इज़ example of ruled surfaces. So let me remind you how did we define a surface. A surface in R3 is a subset M of R3 such that for each point P, so this is the point P, for this arbitrary point P on the surface there exists a proper patch in M whose image contains a neighborhood of P in M. So this is the neighborhood of P and this neighborhood is contained in the image of this proper patch. So this is the image of the proper patch and this neighborhood of P is contained in this image. So if we can do this process for each and every point of this subset M of R3, then this is a surface by definition. अब हम पैचेस को थोड़ा क्लोजली डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज अ पैच? सो बेसिकली इट्स अ मैप दैट विल टेक ए रीजन ऑफ R2 टू सम रीजन इन R3। सो बेसिकली हमने ये भी देखा था कि रफली स्पीकिंग मैं एक फॉर एग्जांपल रबर शीट लेता हूँ विच इज़ स्क्वायर्ड रबर शीट और उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, उसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ इनटू सम आर्बिट्रेरी शेप्ड सरफेस इन R3। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैच। उसके बाद अब हम इस रीजन D पे थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कर्व कैसे डिफाइन की थी। कर्व हम कोई सा भी ओपन सेट लेते हैं R का। सो दिस इज ओपन सबसेट ऑफ R। So open subset of R और उसके बाद हम एक मैपिंग लेते हैं to let's say R3 और R4, let's say in particular to R3, then this image, इस पे ऊपर कुछ कंडीशन थी लेकिन roughly speaking हमारे पास एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ जाता है R3 में। So हमने ऐसी कंडीशंस इम्पोज की थी कि इसमें ये जो डायमेंशन 1 है, ये जो इंटरवल है R का, इसकी डायमेंशन 1 है, ये एक लाइन है, यूँ समझ लें, इट्स ए लाइन। सो ये लाइन जो है ये लाइन ही रहेगी R3 में। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट बन जाए या कोई और सबसेट बन जाए, तो ये लाइन ही रहेगी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इस छोटे से रबर बैंड को लिया जो कि ओपन है और इस रबर के
छोटे से पीस को आपने स्ट्रेच, बेंड और रोटेट कर दिया है R3 में। सो अब हम इस केस की तरफ आते हैं। D हमारे पास कोई सा ओपन सबसेट है R2 का। सो ओपन मीन्स इसमें ये जो बाउंड्री है ये इंक्लूडेड नहीं है। सो अब मैं एक इंटरवल लेता हूं, लेट्स से दिस इज द इंटरवल। अब इस इंटरवल को मैं सिर्फ कंसिडर करता हूं और मैं तमाम का तमाम जो D सेट है उसको मैं अगर भूल जाऊं और सिर्फ इस इंटरवल को स्टडी करूं और इसके इमेज को देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैच क्या कर रहे हैं हम इस पोर्शन को ले रहे हैं, लेट्स से इट्स मेड ऑफ रबर, और इसको हम स्ट्रेच, बेंड और रोटेट कर रहे हैं R3 में और हमारे पास ये इमेज बन रहा है। सो अगर इसी डेफिनेशन को आप अप्लाई करें इस छोटे से इंटरवल पे और D का जो बाकी पोर्शन है आप भूल जाएं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इस छोटी सी लाइन को आप ले रहे हैं और इसको स्ट्रेच, बेंड या रोटेट कर रहे हैं। सो बेसिकली यू विल गेट ए लाइन ओवर हियर। सो इन जनरल ए कर्व। So the image of this let's say line L is going to be this curve, let's say C. So x of L is equal to C. Similarly, अगर मैं कोई सी भी लाइन में लूं D में, कोई सी भी मैं और लाइन लूं D में, let's say मैं एक ये वाली लाइन कंसिडर करता हूं D में, तो मेरे पास एक कर्व आएगी जो इमेज ऑफ पैच के ऊपर है, कुछ इस किस्म की कर्व। एंड कोई सी भी मैं और लाइन लूं D में, मेरे पास एक और कर्व आएगी। अब मैं ये करता हूं कि मैं उन लाइंस को देखता हूं जो कि पैरेलल टू U एक्सिस हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइंस, ये तमाम की तमाम लाइंस जो कि पैरेलल टू U एक्सिस हैं। अब इन लाइंस में क्या प्रॉपर्टी है? इन लाइंस में क्या प्रॉपर्टी है जो कि पैरेलल टू U एक्सिस है? फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी एक लाइन ले लेता हूं, लेट्स से लाइन M। इस लाइन M की क्या प्रॉपर्टी है? इसके ऊपर V कांस्टेंट है। M के हर पॉइंट के ऊपर V की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि दिस इज पैरेलल टू U एक्सिस, और M के हर एक पॉइंट के लिए जो V की वैल्यू है वो फिक्स्ड है। लेट्स से दिस वैल्यू इज V1। सिमिलरली मैं कोई और लाइन लेता हूं, लेट्स से M2। इसमें लाइन के हर पॉइंट पे जो V की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेट्स से दिस इज V2 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं लाइंस लेता हूं पैरेलल टू V एक्सिस, तो इन तमाम लाइंस की ये प्रॉपर्टी है कि ये तमाम लाइंस के लिए जो U है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल यहां से मैं एक और लाइन लेता हूं, लेट्स से दिस इज N1, और इस तमाम लाइन पे जो U की वैल्यू है वो फिक्स्ड है एंड लेट्स से दिस इज U1। सिमिलरली मैं कोई और लाइन लेता हूं N2, और इन तमाम पे, इस लाइन के तमाम पॉइंट्स पे, और सिमिलरली मैं एक और लाइन लेता हूं N2, और इस लाइन के तमाम पॉइंट्स पे जो U की वैल्यू है वो फिक्स्ड है एंड लेट्स से दिस वैल्यू इज U2। अब जैसा कि हमने पहले देखा कि कोई सा भी मैं लाइन का पोर्शन लूं इस D में, तो मेरे पास जो इमेज है वो एक कर्व आएगी इसके इमेज पे, इमेज अंडर X के अंडर वो एक कर्व बनेगी X ऑफ D पे। अब हम देखते हैं लाइन M1 को। M1 की ये प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर तमाम के तमाम पॉइंट्स के लिए V की वैल्यू फिक्स्ड है। बेसिकली इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच U वेरीज फ्रॉम ऑल इट्स वैल्यूज, और जो V है वो फिक्स्ड है एंड दिस नंबर इज V1 in case of M1. Similarly,
M2 के केस में आपके पास U अपनी तमाम वेरिएशन लेता है, लेकिन जो V है उसकी वैल्यू V2 है। सिमिलरली अब हम लाइन N1 और N2 को देखते हैं। N1 के लिए अगर आप देखें तो U की वैल्यू फिक्स्ड है एंड दिस इज U1, दिस इज सम नंबर विच इज फिक्स्ड, लेकिन जो V की वेरिएशन है वो तमाम की तमाम आ रही है आपके पास। एंड सिमिलरली N2 U की वैल्यू फिक्स्ड है और V की वेरिएशन पूरी आ रही है। सो हमारे पास जो लाइंस आ रही हैं जो कि पैरेलल टू U हैं और हमारे पास लाइंस आ रही हैं जो कि पैरेलल टू V एक्सिस है। अब हम अगर इसका इमेज देखें, क्योंकि अब लेट्स कंसिडर M1, अब इस लाइन M1 के लिए आप देखें आपके पास जो V है वो फिक्स्ड है। सो जब आप इसका इमेज कंसिडर करेंगे अंडर X, so it will be image of points of this form UV1 and V1 is fixed. So this X of UV1 is a function of one variable, and what is the variable? U, क्योंकि V1 हमारे पास fixed है। Similarly हमारे पास X of UV2 is a function of one variable, and what is the variable in this case? U is the variable. Similarly अगर आप देखें in case of N1 जो एक लाइन है which is parallel to U axis and lies in the region D, इस केस में आप देखें तो इसका इमेज जो है वो इमेज ऑफ पॉइंट्स ऑफ N1 कुछ इस किस्म का होगा, और इसमें देखें U1 is fixed, is a number, लेकिन V वेरिएबल है, so it's a function of one variable again. And similarly X of U2 V is a function of one variable, and what is variable? V in this case. Similarly you can keep on seeing the lines which are parallel to U axis and parallel to V axis, और इन तमाम लाइंस के लिए आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अंडर X अगर मैं किसी एक लाइन का जो कि पैरेलल टू U एक्सिस है या पैरेलल टू V एक्सिस है उसका अगर मैं इमेज लूँ अंडर X, then it will give me a curve because it is a function of one variable. X of U V1 is a function of one variable, so इसका जो इनपुट है हमारे पास ये छोटा सा जो लाइन पोर्शन M1 है वो है, और इसका जो इमेज है वो हमारे पास एक कर्व आएगी, कर्व लाइंग इन X of D. Similarly X of U V2 is a curve in X of D. X of U1V is a curve in X of D, something like this. So these green lines are basically the images of these green lines which are parallel to V axis, and if we take these blue lines which are lines parallel to U axis, then their images are curves on X of D which are something like this. So अभी तक हमने क्या सीखा? पैच को हम और ज़्यादा क्लोजली डिस्कस कर रहे हैं। सो पैच में हमने देखा कि इट्स अ रीजन इन R2, और उस रीजन में अगर मैं वो लाइंस लूँ जो कि पैरेलल टू U एक्सिस हैं उन तमाम के लिए मेरे पास V फिक्स्ड है, और अगर V फिक्स्ड है तो इसका जो इमेज है वो एक कर्व आएगा, और जो कर्व होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ U पे और V पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि V इज़ फिक्स्ड इन दैट केस। सिमिलरली आप जो लाइंस लेंगे पैरेलल टू V एक्सिस उन तमाम के लिए U फिक्स्ड है, सो वंस अगेन इनका जो इमेज है वो एक कर्व होगी एंड दे ओनली डिपेंड ऑन वन वेरिएबल, एंड इन दिस केस द वेरिएबल इज V. सो हमारे पास कर्व्स आ रही हैं जो कि डिपेंड कर रही हैं ओनली वन वेरिएबल एंड दे लाई इन द इमेज X ऑफ D. सो इस ऑब्जर्वेशन को लेके हम आगे चलते हैं। पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन X of D. So let X from D to R3 be a coordinate patch. For each point U0 V0 in D,
the curve u to x of u v naught is called u parametric curve v is equal to v naught at x. हमने कोई सा एक पॉइंट लिया है d पे, so let's say this is the point u naught v naught and it's a point in d. Then the curve taking u to x of u v naught, और इस केस में आप देखें कि ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है u v naught, what is this line? What is this line in d? इस केस में आपके पास v naught fixed है. So basically the value of v is fixed, so basically it's a line parallel to u axis, और इस तमाम केस में आपके पास v naught fixed है. और बेसिकली ये एक छोटा सा पैच बनेगा, और इस पैच का जो इमेज है वो बेसिकली आपके पास एक कर्व बनेगी, this curve. So this is the image of this line which is in D, और ये लाइन कौन सी है? line is parallel to u axis. और इसको हम कैसे लिखेंगे? u which is the parameter in this case taking to x of u v naught. So this is the curve. So this is basically x of u v naught. V is fixed in this case, and x of uv is a curve lying in x of d, and this is called u parametric curve, क्योंकि इसमें u आपके पास पैरामीटर है और v फिक्स्ड है. सो इन दोनों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि आप पैरामीटर कौन सा ले रहे हैं और कौन सा एलिमेंट आपने फिक्स किया हुआ. सो दिस कर्व इज कॉल्ड u parameter curve. v is equal to v naught of this patch x. Similarly, the curve v from this region d to x of u naught v. अब इस केस में देखें आप, आपके पास u naught fixed है, so which means it's a line which is parallel to v axis. So this is the line which is parallel to v axis, and its image x of u naught v is going to be a curve in x of d. So this is called v parameter curve. u is equal to u naught. u is equal to u naught fixed है इस केस में, and the parameter is v. So this is called v parameter curve. u is equal to u naught. So basically आपने अभी तक क्या सीखा? कोई सा भी आप एक पॉइंट लें u naught v naught, यहाँ से आपके पास दो लाइंस पास कर रही हैं, one which is parallel to u axis and the other which is parallel to v axis. और जो लाइन parallel to u axis है उस केस में v naught fixed है, so it is u parameter curve v is equal to v naught, और इसका इमेज हमारे पास एक कर्व बनेगा lying in x of d. Similarly, जो लाइन आपने parallel to v axis ली है उस केस में v पैरामीटर है और u naught fixed है, so this blue line is basically v parameter curve. u is equal to u naught. So this curve c, which is the image of this blue line, and this is x of u naught v, and this red line is basically x of u v naught. सिमिलरली आप कोई सा भी पॉइंट लें इस रीजन D का, आप लेट्स से ये एक और पॉइंट ले लें आप, सो इसमें से भी दो लाइंस पास कर रही हैं. सो द फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू v एक्सिस एंड द सेकंड लाइन इज पैरेलल टू u एक्सिस, और इन दोनों लाइंस का जो इमेज है वो हमारे पास दो कर्व्स बनेंगी इन x of d, एंड वी कैन डू दिस for each and every point of the region D. The image x of d is the union of all such curves. Each point of x of d lies on exactly one curve of each type. So basically आप ये कह सकते हैं,
आपके पास जो रीजन x ऑफ d बन रहा है, दिस इज यूनियन ऑफ ऑल सच कर्व्स. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं v पैरामीटर कर्व्स ले रहा हूँ, सो लेट्स से मैं v पैरामीटर कर्व्स ले रहा हूँ, सो हम ये देख सकते हैं कि इस तमाम रीजन को मैं कवर कर सकता हूँ with lines which are parallel to v axis. So basically d का मैं कोई सा भी एक पॉइंट लूं तो मेरे पास एक लाइन पास करेगी. Let's say this is the point of d, then there will be a line passing through that point and parallel to v axis. So इन तमाम लाइंस का जब मैं इमेज लूंगा तो मेरे पास कर्व्स आएंगी और ये कर्व्स कुछ इस किस्म की होंगी and they cover all of x of d. So x of d जो कि इमेज है इस रीजन d का, ये तमाम का तमाम कवर हो जाएगा इन कर्व्स के साथ. So this is the first point. The image x of d is the union of all such curves. Similarly, अगर मैं वो कर्व्स लूं जो कि images हैं of the lines parallel to u axis, so basically I can see that अगर मैं d का कोई सा भी पॉइंट लूं, then there will be a line passing through that point and parallel to u axis. और इन तमाम का अगर मैं इमेज लूं मेरे पास, तो ये कर्व्स आएंगी जो कि तमाम के तमाम x of d को कवर कर रही हैं. सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि x of d can be covered with red lines or red curves, also x of d can be covered with green lines or green curves. So this is the first point. The image x of d is the union of all such curves. So इसका मतलब है अगर मैं x of d का कोई सा भी पॉइंट ले लूं, so let's say ये मैंने x of d का एक पॉइंट ले लिया, then there is a green line or a green curve passing through that point and there is a red curve passing through that point. So basically जो second point है, this is saying that each point lies on one red line or red curve and one green curve. So this is the second point. Each point of x of d lies on exactly one curve of each type. So अगर मैं कोई सा भी मैं point x of d पे लूं, there is a one green curve passing through that point and one red curve passing through that point. इसी ऑब्जर्वेशन को लेके हम नेक्स्ट चीज डिफाइन करते हैं. If x from d to r3 is a patch for each point at u0 v0 in d, we can define the velocity vector at u0 of the u parameter curve v is equal to v0. So जैसा कि हमने कहा कि हर पॉइंट जो है वो एक रेड कर्व पे लाई कर रहा है और एक ग्रीन कर्व पे लाई कर रहा है. सो बेसिकली इस केस में आप देखें आपके पास ये रेड कर्व है which is the image of points of the form u v0. So basically it is x of u v0. So it is function of one variable और इसमें जो second variable है वो constant है v0 है. So इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं x u v0 and at this point u is equal to u0, so this is equal to x u0 v0. So जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सी भी आप कर्व लें तो उसके किसी भी पॉइंट पे
अगर कर्व आपके पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास टेंजेंट वेक्टर आएगा। सो इस केस में अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एट दिस पॉइंट टू दिस रेड कर्व, तो आपके पास ये टेंजेंट वेक्टर आएगा। सो दिस इज द टेंजेंट वेक्टर you will get by differentiating this curve which has v constant and u is the parameter. Similarly, आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ से एक ग्रीन कर्व भी पास कर रही है, और ये ग्रीन कर्व कौन सी है? जिसके ऊपर आपके पास u फिक्स्ड है, एक पॉइंट है। सो बेसिकली इट इज इमेज ऑफ points of the form u naught v, and this green curve is basically x of u naught v. अगर आप इसमें देखें तो आपके पास वेरिएबल v आ रहा है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास x v u naught v आ जाएगा, और at this point v is equal to v naught, so this becomes x v u naught v naught. So once again the derivative of a curve gives us the tangent, और इस केस में आपके पास ये टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। सो किसी भी पॉइंट से एक रेड कर्व पास कर रही है और एक ग्रीन कर्व पास कर रही है। रेड कर्व्स बेसिकली उन लाइंस का इमेजेस हैं जो कि पैरेलल टू यू हैं, और जो ग्रीन कर्व्स हैं वो कर्व्स हैं जो कि इमेजेस हैं उन लाइन सेगमेंट्स का जो कि पैरेलल टू वी एक्सिस हैं। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास दो टेंजेंट वेक्टर्स आएंगे, और द वेक्टर्स एक्स यू नॉट वी नॉट एंड एक्स वी यू नॉट वी नॉट आर कॉल्ड द पार्शियल वेलोसिटीज ऑफ एक्स एट यू नॉट वी नॉट। सो बेसिकली आपने किसी भी पॉइंट पे एक रेड कर्व ली है, सो ए कर्व विच कोरिस्पॉन्ड्स टू ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू यू एक्सिस, और एक ग्रीन कर्व पास कर रही है उस पॉइंट से, ए कर्व विच कोरिस्पॉन्ड्स टू ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू v axis. So basically this is v, this is u, this is the green line, and this is the red line. So this is the point u naught v naught, and the image of this point is x of u naught v naught, and the image of this red is this red curve, and the image of this green line is this green curve. और उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे इस पॉइंट पे तो आपके पास ये दो टेंजेंट वेक्टर्स आएंगे, और उन टेंजेंट वेक्टर्स को हम कह रहे हैं दीज आर द पार्शियल वेलोसिटीज एट यू नॉट वी नॉट। So calculation of partial velocities. So if x from d to r3 is given like x of uv is equal to x1 of uv, x2 of uv, and x3 of uv, then the partial velocity functions are xu is equal to partial x1 by partial u, partial x2 by partial u, partial x3 by partial u, and similarly xv is partial x1 by partial v, partial x2 by partial v, and partial x3 by partial v at point u naught v naught. So basically ये जो हमारे पास पार्शियल वेलोसिटी आई थी एक्स यू यू नॉट वी नॉट, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। सो अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेट पैच है वो गिवन है इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म, x1 पहला कोऑर्डिनेट है, x2 दूसरा है, और x3 तीसरा कोऑर्डिनेट है, देन वी कैन कैलकुलेट दिस पार्शियल वेलोसिटी इन दिस वे, and we can calculate xv u naught v naught in this way. So where u naught v naught is point of application and can be omitted. So जब हमारे पास ये understood होगा कि हम कौन से पॉइंट पे ये partial velocities कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट को omit कर देंगे। Now let's consider an example. आपके पास sphere given है, एक sphere of radius r and center origin. So ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, and let x be the mapping defined on D. So this is the set D, और इसमें जो u की रेंज है वो -π 2π है,
और जो v की रेंज है वो आपके पास -π/2 टू π/2 है। और इसमें आप देख सकते हैं इक्वालिटी नहीं आ रही, यहाँ पे आपके पास सिर्फ इनइक्वालिटी है, सो देयर इज नो इक्वालिटी इन हियर। सो इसका मतलब है आपके पास जो बाउंड्री है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो बाउंड्री इज ब्रोकन और बेसिकली दिस इज एन ओपन सेट, सो नो बाउंड्री। Now consider this map x of u v is equal to r cosine v cosine u, r cosine v sin u, r sin v। अब ये जो मैप है इसका बेसिक आइडिया क्या है? जैसा कि हमने देखा था कि किसी भी स्फीयर को मैं 6 मोंगे पैचेस से भी कवर कर सकता हूं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम स्फीयर को एक और वे से भी कवर कर सकते हैं। सो द आइडिया इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन है हमारे पास? लॉन्गिट्यूड्स लेट्स से अर्थ है हमारे पास, तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास ये लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल पे ख़त्म हो रही हैं, एंड दे आर टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइन है ये ऐसे करली वे से जा रही है, सो दिस इज नॉट अलाउड। सो जस्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फॉलो करती हुई जा रही है। सो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। सिमिलरली व्हाट आर लैटिट्यूड्स? सो लैटिट्यूड्स हमारे पास सर्कल्स हैं जो कि इस तरीके से मूव कर रहे हैं, और वंस अगेन ये हमने ऐसा सर्कल लेना है जो लेट्स से एक प्लेन जो कि पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, एक ऐसा प्लेन लेना है जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और उस प्लेन में ये आपका सर्कल लाई करना चाहिए। सो वंस अगेन ऐसा नहीं है कि ये आपका सर्कल कुछ इस किस्म का जा रहा हो, सो दिस इज नॉट अलाउड। आपने जो सर्कल लेना है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट सर्कल कह लें उस प्लेन में। सो दीज आर लैटिट्यूड्स। सो इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशन पे हमने बेस की है अपनी ये मैपिंग। आपने सेट डी ले लिया है जो कि वेरी कर रहा है, उसमें u फ्रॉम -π टू π और v फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब अगर आप इस ओरिजिन पे खड़े हैं और आप वेरी कर रहे हैं u को फ्रॉम -π टू π, so if this is x axis, so इस x axis के साथ जो एंगल आपका पाई बनेगा वो यहां तक बनेगा, और सिमिलरली जो -π एंगल है वो दूसरी साइड से आप जाएंगे, so this is -π। so basically आप तमाम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट, क्योंकि इसमें -π भी इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। सो बेसिकली यूं समझ लें कि इसके जो ऑपोजिट है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके जो ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं इस एक्सिस पे वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आपका u पाई तक जा रहा है लेकिन पाई इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ से -π तक जा रहा है लेकिन -π इंक्लूडेड नहीं है। सो बेसिकली तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स ऑन दिस एक्सिस। सिमिलरली आप v को देखें, ये -π टू π/2 जा रहा है। सो बेसिकली आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से व्हाट इज π/2? π/2 इज दिस एंगल, सो दिस इज π/2। सिमिलरली फ्रॉम हेयर व्हाट इज -π/2? दिस इज -π/2। सो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सो इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं ये वाले और ये वाले ये इंक्लूडेड नहीं है। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो लॉन्गिट्यूड्स थे उनको v से कोरेस्पॉन्ड कर दिया। सो बेसिकली कोई सी भी मैं लाइन लूं विच इज समथिंग लाइक दिस, सो दिस ग्रीन लाइन, कोई सी भी मैं लाइन लूं विच इज पैरेलल टू v एक्सिस, सो इट विल गिव मी एन इमेज
which is going to be a longitude of this sphere. So this green line is the image of this green segment in D. Similarly, अगर मैं कोई red line लूँ तो इस red line का image, so this red line is parallel to u axis, इसका image हमारे पास एक latitude circle आएगा. और इसी तरीके से अगर मैं इसका इमेज लेता चला जाऊं तो मेरे पास तमाम का तमाम स्फीयर कवर हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर वन सेमी सर्कल. और वो सेमी सर्कल कौन सा है? जो कि यहां से स्टार्ट ले रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि बेसिकली दिस इज द पॉइंट वेयर u इज इक्वल टू पाई और माइनस पाई. अगर आप यहां से जाएंगे तो पाई और अगर यहां से जाएंगे तो माइनस पाई, और दोनों पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सो बेसिकली दिस सेमी सर्कल इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो ये पॉइंट्स शामिल नहीं है हमारे पास. बाकी तमाम का तमाम स्फीयर जो है वो कवर हो गया है अंडर दिस मैप. सो बेसिकली वी हैव डिफाइंड ए मैप फ्रॉम D टू द स्फीयर, जो कि स्फीयर के तमाम पॉइंट्स को कवर कर रहा है एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल. और इसमें जो सेट D है वो हमारे पास ओपन सेट है, और जो पॉइंट्स स्फीयर के नहीं शामिल वो ये सेमी सर्कल है. The U parameter curves V is equal to V naught is a circle with constant value of Z. So, जैसा कि हमने देखा था कि आपके पास जो लाइंस हैं जो कि पैरेलल टू U एक्सिस हैं वो आपके पास ये लैटिट्यूड्स देंगे या ऐसे सर्कल देंगे जो कि लाई कर रहे हैं एक प्लेन पे जो कि पैरेलल टू Z एक्सिस है. सो बेसिकली इस केस में दिस इज Z एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस. सो कोई सा भी आप एक प्लेन लेंगे जो कि पैरेलल टू Z एक्सिस है, और ये प्लेन इस स्फीयर को जिस सर्कल पे कट करेगा वो बेसिकली इमेज है U पैरामीटर कर्व V इज इक्वल टू V नॉट का. सिमिलरली द V पैरामीटर कर्व U इज इक्वल टू U नॉट इज हाफ सर्कल. और ये कौन सी हाफ सर्कल्स हैं? जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट ले रहे हैं और साउथ पोल तक जा रहे हैं. सो दीज आर longitudes. So these blue lines are basically the V parameter curves, and they cover all of the sphere except for one semicircle. Now in this case we can calculate the partial velocities. So basically this gives all of the points of the sphere apart from one semicircle. और अगर किसी भी पॉइंट पे, let's say this is the point, इस पॉइंट पे हमने partial velocities find out करनी है, तो partial velocities हमारे पास क्या बनेंगी? जैसा कि हमने देखा कि this point pass through image of a curve which is parallel to U axis, and this pass through a curve which is image of a line segment parallel to V axis. So अगर किसी भी पॉइंट पे मैंने partial velocities find out करनी है तो basically it will give me tangent to those curves. So these tangent vectors are basically xb u0 v0 and xu u0 v0. So कैसे हम इस केस में कैलकुलेट करेंगे? So x u u v is equal to, so basically हम just partial derivative ले रहे हैं इस function of two variables का. So it's a function from some subset of R2 to some subset of R3 and it's a function of two variables. इस केस में अगर आपने partial derivative लेना तो कैसे partial derivative लेंगे? Keeping u
कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। और अगर आप v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं और r ऑलरेडी कांस्टेंट है तो बेसिकली ये दो टर्म्स आप वैसे ही लिखेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू u अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है यू विल गेट माइनस साइन u। सिमिलरली अगर आपने नेक्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना तो आपके पास r कोसाइन v आएगा, क्योंकि v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। एंड सिमिलरली आपके पास जो साइन u है उसका डेरिवेटिव आएगा कोसाइन u। और इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं r इज कांस्टेंट और v को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं इस केस में, सो वी विल गेट 0। नाउ हाउ टू कैलकुलेट xv of uv? This is equal to, this is basically partial derivative of x with respect to v, so now we are treating u as a constant। so इसका मतलब है यहाँ पे r भी कांस्टेंट है और कोसाइन u भी कांस्टेंट है, so इसको हम पहले लिख लेते हैं। कोसाइन v, क्योंकि v हमारे पास अब वेरिएबल है तो कोसाइन v का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस साइन v। सिमिलरली r कोसाइन v, इसमें साइन u हमारे पास कांस्टेंट है और कोसाइन v का डेरिवेटिव माइनस साइन v। एंड सिमिलरली लास्ट टर्म में r कांस्टेंट है हमारे पास, साइन v का डेरिवेटिव कोसाइन v। और इस पार्शियल डेरिवेटिव में अगर मैं u और v की कोई सी भी पर्टिकुलर वैल्यू रख दूं, लेट्स से मैं x u 0 पुट कर दूं, तो मेरे पास जो इमेज बन रहा है 0 का ओरिजिन का, उस इमेज से मेरे पास एक लॉन्गिट्यूड पास करेगा और एक लैटिट्यूड पास करेगा, और इन कर्व्स पे जो मेरे पास डेरिवेटिव्स आएंगे वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। सो बजाय ये कि मैं हर पॉइंट के लिए डिफरेंट कैलकुलेट करूं, मैंने एक ही दफ़ा इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और जब भी मैं इसमें पॉइंट की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर्स या पार्शियल वेलोसिटीज मेरे पास आ जाएंगी। A regular mapping x from D to M whose image lies in a surface M is called parametrization of the region x of D in M। So basically हमने अभी जो एग्जाम्पल की थी स्फीयर की, उसमें हमने स्फीयर के तमाम पॉइंट्स को एक्सेप्ट फॉर ए सेमी सर्कल उसको ले लिया था एज ए इमेज ऑफ सम मैप फ्रॉम ए रीजन ऑफ R2। इस केस में हमारे पास ये फायदा हुआ कि हम स्फीयर के ज्यादातर पॉइंट्स को हमने एक्सप्लिसिटली लिख लिया। सो दिस आइडिया इज वेरी यूजफुल जब आप किसी भी सरफेस के तमाम पॉइंट्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर। और अगर आपको याद हो तो हमने पैच की डेफिनेशन में भी यही किया था। व्हाट इज द पैच? पैच में भी हम यही करते हैं कि सम रीजन, सम ओपन सबसेट ऑफ R2 लेते हैं हम, और पैच इज ए मैप फ्रॉम दैट ओपन सबसेट टू सम सरफेस। लेट्स से दिस इज द सरफेस। और इस केस में भी आपके पास जो पॉइंट्स हैं, लेट्स से इस पोर्शन के जो पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स की रेंज क्या होगी इन दिस डोमेन D। सो दिस आइडिया इज यूजफुल, लेकिन आपने x पे बहुत ज्यादा कंडीशंस इंपोज की थी। आपने कहा था इट हैज टू बी 1-to-1, इट हैज टू बी ए मैपिंग, इट हैज टू बी रेगुलर, एंड इट हैज टू बी प्रॉपर पैच। जब आपको ये पता चल जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए सरफेस एंड इट इज क्लियर दैट इट इज अ सरफेस, तो हम अब ऐसी चीज डिफाइन करने लगे हैं जिसमें हम इन 2 वेरिएबल्स में सरफेस के पॉइंट्स को लिखना तो शामिल करें, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं उनको ना शामिल करें। सो वंस इट इज क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ए सरफेस, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और 1-to-1 प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देंगे, और हम जो सरफेस के पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स u एंड v।
So basically these points of the surface can be written as x of uv and uv belongs to d. So हमारे पास explicitly points आ जाते हैं इस पैच ऑफ द सरफेस के in terms of variables u and v, और इस केस में हम प्रॉपरनेस और 1 to 1 को ड्रॉप कर देते हैं और उसको हम कहते हैं पैरामीटराइजेशन ऑफ द रीजन x of d. So this is the region x of d and irregular mapping. So इसमें देखें आपने सिर्फ रेगुलरिटी और मैपिंग को एम्फेसाइज किया और 1 to 1 और प्रॉपरनेस को आपने ड्रॉप कर दिया, एंड दिस मैप whose image lies in the surface M is called a parameterization of the region x of d in M. So in short हमने पैरामीटराइजेशन डिफाइन की है सरफेस की, और हमने आइडिया कौन सा यूज किया है? आइडिया हमने प्रॉपर पैच का यूज किया है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए सरफेस तो हम प्रॉपरनेस और 1 to 1 को ड्रॉप कर देते हैं और एक ऐसा वे बना लेते हैं जिससे सरफेस के एक खास पोर्शन के पॉइंट्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स. सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइजेशन ऑफ द रीजन x of d in M. अभी हम पैरामीटराइजेशन ऑफ द रीजन x of d इन सरफेस M की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि ए 1 to 1 पैरामीटराइजेशन इज ए पैच. सेकेंडली हमने कर्व्स की जब पैरामीटराइजेशंस की थी तो बेसिकली हमारे पास जो इमेज था वो तमाम की तमाम कर्व्स आ जाती हैं. सो बेसिकली अगर मैं किसी एक कर्व की बात करूं तो ये इस इंटरवल का जो इमेज है ये तमाम की तमाम कर्व आ जाएगी मेरे पास. सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व इज इमेज ऑफ सम पॉइंट of this interval I. So let's say this is the point, then this is image of some point here of I. Similarly कोई सा भी मैं और पॉइंट ले लूं ये I के किसी ना किसी पॉइंट का इमेज होगा, लेकिन पैरामीटराइजेशन ऑफ सरफेस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक सरफेस का कुछ पोर्शन लेते हैं. सो बेसिकली आप ये पोर्शन लेते हैं और इसको आप कहते हैं कि this portion has a parameterization which is basically image of points of D in R2. So this is the parameterization of this region of the surface M, लेकिन ये जो points हैं ये इस image में included नहीं हैं, तो तमाम की तमाम जो surface है वो image के अंदर नहीं आ रही x of d के. So this is the difference between parameterization of curve and parameterization of surface. Now अब हम ये देखेंगे कि when a mapping is a parameterization. सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कहा था it has to be regular and it has to be mapping. जैसा कि हमने शुरू में assume किया था जब हम mappings की definition कर रहे थे कि इस कोर्स में जितनी भी हमारे पास maps होंगी वो mappings ही होंगी, या in other words अगर वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है तो उनके तमाम कोऑर्डिनेट फंक्शंस डिफरेंशिएबल होंगे. सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. सेकेंडली आपने ये देखना है कि आपके पास x ऑफ d जो है ये सरफेस में कंटेन्ड भी है या नहीं. सो इन अदर वर्ड्स अगर आपके पास सरफेस डिफाइंड है इन दिस वे g इज इक्वल टू c, सो बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x y z of R3 such that g of x y z is equal to c. So ये आपके पास एक सरफेस देंगे. और अगर आपने ये देखना है कि कोई सा भी पैच वो सरफेस में कंटेन्ड है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि g of x of d is equal to c or not. So for example आपके पास ये एक सेट d है इन R2 और इसका आपने इमेज लिया है और ये हमारे पास एक सरफेस है, एंड दिस सरफेस इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर g of x y z is equal to c, and let's say this is the map x. तो
लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है u नॉट v नॉट और x इज डिफाइंड लाइक x ऑफ u v इज इक्वल टू x1 ऑफ u v, x2 ऑफ u v एंड x3 ऑफ u v। सो ये इसके कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं। सो कोई सा भी पॉइंट आप u नॉट v नॉट लें, सो इसका इमेज क्या बनेगा अंडर दिस मैप x, सो दिस विल बी x u नॉट v नॉट is equal to x1 u naught v naught, x2 u naught v naught and x3 u naught v naught. So this is the image of this point of the region D. अब हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये इस सरफेस पे लाई कर रहा है या नहीं। उसके लिए आप क्या देखेंगे, आप इस पे G अप्लाई करेंगे और देखेंगे ये आपके पास कांस्टेंट आ रहा है या नहीं, क्योंकि व्हाट इज G, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ R3, जिस पे अगर आप G अप्लाई करें तो आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। सो द सरफेस M इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x y z ऑफ R3 फॉर विच G ऑफ x y z इज इक्वल टू C। सो अगर ये जो पॉइंट है हमारे पास ये R3 का एक पॉइंट है, अगर हमने देखना है कि ये R3 का पॉइंट ये इस सरफेस M पे है या नहीं है, तो इसके लिए डेफिनेटली आप इस पे G अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली x1 ऑफ u नॉट v नॉट, x2 ऑफ u नॉट v नॉट एंड x3 ऑफ u नॉट v नॉट, और ये अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास आंसर C आ जाता है, देन ऑफ कोर्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, otherwise this point does not lie on the surface. So basically what is this? This expression is basically x of u naught v naught. So agar g of x of u naught v naught is equal to C, then x of u naught v naught lies on the surface. So if this is true for each and every point u naught v naught of the domain D, then x of D lies on the surface. So in other words, if G of x of D, so D is basically this region, और इसका मतलब है आप हर एक पॉइंट के लिए ये देख रहे हैं। So if this is equal to C, in other words this is equal to C for each and every point of the domain D, then x of D lies in M. So it is very important to see कि अगर हमारे पास कोई सा भी जो इमेज आ रहा है किसी मैप का वो सरफेस पे है या नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, द मैप x फ्रॉम D to M इज रेगुलर इफ द क्रॉस प्रोडक्ट XU एंड XV इज नॉन जीरो। सो बेसिकली XU हमने कैसे कैलकुलेट किया था, अगर आपके पास जो x है इट इज डिफाइंड बाय x ऑफ लेट्स से UV इज इक्वल टू x1 ऑफ UV, x2 of UV, x3 of UV, then what is XU? So XU is basically partial x1 by partial U, partial x2 by partial V, partial x3 by partial V. So अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास नॉन जीरो है, then we say that the mapping is regular. अब इसका रिलेशनशिप क्या है जो हमने पहले डेफिनेशन की थी रेगुलर मैप की। हमने ये कहा था ए मैप इज रेगुलर इफ द जैकोबियन ऑफ द मैप हैज डिटर्मिनेंट n. सो इस केस में द रैंक ऑफ द जैकोबियन शुड बी इक्वल टू 2. सो व्हाट इज जैकोबियन इन दिस केस? सो जैकोबियन इज पार्शियल x1 by partial u, partial x1 by partial v, partial x2 by partial u, partial x2 by partial v, partial x3 by partial u, partial x3 by partial v. So this is the Jacobian matrix. और अगर इसका रैंक हमारे पास 2 है, then the mapping is regular. So अगर इसका रैंक 2 है, इसका मतलब है इसमें दोनों जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है आपके पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी नॉन जीरो आएगा। So this cross product is non-zero if and only if this Jacobian has rank 2. So basically it is the same condition, लेकिन
written in a more easy way कि अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें किसी भी पॉइंट पे और अगर वो नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं द मैपिंग इज रेगुलर। आइए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो गिवन ए मैपिंग आर कोसाइन यू कोसाइन वी, आर कोसाइन वी साइन यू, आर साइन वी। सो ये वही मैपिंग है जो हम पैरामीटराइजेशन की डेफिनेशन से पहले डिस्कस कर रहे थे। नाउ द क्वेश्चन इज इट पैरामीटराइजेशन of sphere of radius r and center 0 0 0? So some portion of the sphere can be written in this form. So जैसा कि हमने देखा था कि एक सेमी सर्कल है जिसको हम नहीं लिख सकते as an image of this map and the values u and v varies from the region D. Now let's check to see that if x of D lies in sigma. So what is equation of the sphere? So equation of the sphere is given as g of x y z is equal to c, और इस केस में आपके पास g of x y z क्या है? This is x square plus y square plus z square, और जो c है हमारे पास r है. So that's how we define a sphere in the form g of x y z equal to c. Now we know that x of D is contained in M if and only if g of x is equal to r square. So what is this x? Or we can also say that g of x of D is equal to r square. Now let's calculate this. Now what is g of x of D? So x of D is given like this. So r cosine v cosine u, r cosine v sine u, and r sine v. So this is g of x of t, and let's see what is the value. So what is g of x by z? This is equal to x square plus y square plus z square. So this becomes r square cosine square v cosine square u plus r square cosine square v sine square u plus r square sine square v. So this becomes, यहाँ से अगर आप cosine square v common ले लें तो you will get r square because cosine square u plus sine square u is 1. Similarly आपके पास क्या आ जाएगा? cosine square v plus r square sine square v, or once again using the same property this is equal to r square, or g of x of D is equal to r square, which means x of D ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं ये स्फीयर पे लाई कर रहे हैं. Now let's check the regularity. अगर आपके पास रीजन D गिवन है, x ये गिवन है, आप सबसे पहले x u कैलकुलेट करेंगे. So the partial derivative of x with respect to u is basically equal to minus r cosine v sine u, r cosine v cosine u, and 0 because there is no u involved in here. Similarly xv is equal to minus r sine v cosine u and minus r sine v sine u and r cosine v. Now to check the mapping is regular, let's calculate xu cross xv. So we can calculate u1 minus r cosine v sine u, u2 r cosine v cosine u, and u3 0, and minus r sine v cosine u minus r sine v sine u, r cosine v. So after simple calculations we can see that this is equal to 1 over r square cosine u cosine square v u1 plus sine u cosine square v u2 plus cosine v sine v u3. Now we can see that since v lies between minus pi by 2 and pi by 2, so आपके पास जो cosine square की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी. Similarly u lies between minus pi and pi,
सो इसका मतलब है साइन यू और कोसाइन यू साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, सो वन ऑफ दीज टर्म्स हैज टू बी नॉन जीरो। सो इसका मतलब है दिस इज नॉन जीरो। सो दिस मैपिंग x is basically parameterization of the sphere, some part of the sphere. Now to check that if x is a patch, we need to only check if x is 1 to 1 or not. और आप 1 to 1 कैसे चेक करते हैं? To see that x is 1 to 1, आप देखें कोई से भी दो पॉइंट्स लें u1 v1, if x of u1 v1 is equal to x of u2 v2, and if this implies that u1 v1 is equal to u2 v2, then this x is a patch. So it is easy to see that x is 1 to 1, and I am leaving this as an exercise to see x is 1 to 1. Now let's consider another example. इस example को हमने last lecture में बहुत detailed way में study किया था. This is surface of revolution. आप एक curve लेते हैं in xy plane, और ये जो curve है ये x axis के किसी भी point को intersect नहीं कर रही, और इस curve को अगर आप revolve करें in such a way that the center or the axis of rotation is x axis, तो हमारे पास एक surface बनेगी। और इस सरफेस को हम इस वे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें कि अगर कोई सा भी मैं पॉइंट लूं इस पे, लेट्स से दिस इज द कर्व अल्फा एंड एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व इज गिवन बाय अल्फा ऑफ u इज इक्वल टू g of u, h of u and 0. So this is any point of the curve. So इस पॉइंट को अगर मैं रिवॉल्व करूं अराउंड द एक्स एक्सिस, तो मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो कुछ इस किस्म के आएंगे। g ऑफ u, क्योंकि इस तमाम सर्कल पे जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड है, सो g ऑफ u रिमेन्स इटसेल्फ। h ऑफ u कोसाइन v, क्योंकि लेट्स से दिस इज द पॉइंट, सो दिस इज द डिस्टेंस g of u and this is the distance h of u. So ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? If this angle is v, then this point has coordinates h of u cosine v, because this is h of u and the coordinates of this points become h of u cosine v. So basically this is the same as, so this is h of u, this is the angle v. So what is this side? So this side is basically h of u cosine v, and similarly what is this side, which is basically this portion. So this portion is basically h of u sin v, which is basically the z coordinate, क्योंकि ये आप देख सकते हैं this is in the direction of z axis, और so z coordinate is h of u sin v, y coordinate is h of u cosine v, and similarly the x coordinate remains the same. So this is how we write down the surface of revolution. और इस केस में आप देख सकते हैं कि x of u v के जितने भी पॉइंट्स हैं ये तमाम के तमाम इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पे लाई करेंगे। सो अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की पैरामीटराइजेशन है या नहीं, तो इसमें जो पहली कंडीशन है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि तमाम के तमाम पॉइंट्स हमने ये डिफाइन ही इस तरीके से किया है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पे लाई कर रहे हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो चेक दैट इट इज़ रेगुलर, और इसकी रेगुलरिटी चेक करने के लिए जस्ट आपको ये देखना है कि x u क्रॉस x v जो है नॉन ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसमें आप प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे दैट h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड वंस अगेन आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज, और ये आप देख सकते हैं
कि एक्स यू क्रॉस एक्स वी इज नॉन जीरो वेक्टर. Similarly, we can define a torus as a surface of revolution. So इस केस में आप एक सर्कल से स्टार्ट लें. What is this circle? The circle has center. The circle has center R0 0 और इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, so basically आपने x z एक्सिस में ये लिया, so this is z axis and this is x axis. So एक्स जेड प्लेन में आपने एक सर्कल लिया. अब आप इसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड जेड एक्सिस. सो बेसिकली यू आर रिवॉल्विंग दिस सर्कल विच इज इन एक्स जेड प्लेन अराउंड जेड एक्सिस. आपके पास एक टॉरस बन जाता है. सो अल्फा ऑफ यू इज इक्वल टू आर प्लस आर यू कोसाइन यू आर साइन यू. सो जैसा कि हम जानते हैं कि आर कोसाइन यू आर साइन यू इज ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर ऑरिजिन. सो इसमें जस्ट मैंने x कोऑर्डिनेट को ट्रांसलेट कर दिया है विद r सो दैट इट बिकम्स ए सर्कल विद सेंटर r0 0 इंस्टेड ऑफ ऑरिजिन. इसका जो सेंटर है वो r0 0 हो गया है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द पैरामीटराइजेशन ऑफ दिस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन विच इन दिस केस इज टॉरस इन द फॉलोइंग वे. सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी पॉइंट को, सो लेट्स से ये मैं पॉइंट लेता हूं, इसको मैं रिवॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक सर्कल आ जाएगा और इन तमाम वैल्यूज के लिए, इन तमाम पॉइंट्स के लिए जो कि इस रेड सर्कल पे हैं, z कोऑर्डिनेट सेम रहता है. सो बेसिकली अगर मैं ये लूं, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज z कोऑर्डिनेट बिकॉज द सर्कल इज इन xz प्लेन. सो z कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम क्योंकि किसी भी पॉइंट को जब मैं रिवॉल्व करता हूं तो z कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम. सिमिलरली जब मैं x कोऑर्डिनेट को मूव करता हूं देन इट गोज लाइक x कोसाइन v एंड x कोऑर्डिनेट इनटू साइन v. क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कल है और उस सर्कल का, लेट्स से दिस सर्कल, और इसका जो x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो v है, देन वी कैन कैलकुलेट इजीली दैट द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर गोइंग टू बी दिस. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द पैरामीटराइजेशन ऑफ द टॉरस. और वंस अगेन बाय डेफिनेशन हमने ये कंस्ट्रक्शन ऐसे की है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस पैरामीटराइजेशन लाइज ऑन द टॉरस. और सिमिलरली हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी प्रूव कर सकते हैं दैट एक्स यू क्रॉस एक्स वी इज नॉन जीरो. सो इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन दिस इज ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द टॉरस. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो u और v की वेरिएशन है वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं R2 के, और इस वजह से आपके पास तमाम के तमाम पॉइंट्स आएंगे टॉरस के. लेकिन इसमें कुछ रेपिटेशंस आएंगी क्योंकि कोसाइन और साइन का जो पीरियड्स हैं वो 2 पाई हैं. सो आफ्टर ईच 2 पाई आपके पास जो टॉरस है उसमें पॉइंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज नॉट a one-to-one map. So in other words, this is not a patch, but it is a parameterization. And similarly, we can define another example. So a ruled surface is a surface swept out by a straight line L. So आपने कोई curve consider कर ली है beta. Let's say this is the curve beta. इस curve के हर point पे अगर मैं एक line ले लूँ in some certain direction, सो ये मैंने तमाम लाइंस ले ली हैं. सो इन तमाम लाइंस को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक सरफेस बनेगी. सो दिस इज कॉल्ड द रूल्ड सरफेस बिकॉज दिस इज स्वेप्ट आउट बाय ए स्ट्रेट लाइन L मूविंग अलोंग ए कर्व बीटा. द वेरियस पोजीशंस ऑफ द रूलिंग लाइन L आर कॉल्ड द रूलिंग्स ऑफ द सरफेस एंड सच ए सरफेस ऑलवेज हैज ए रूल्ड पैरामीटराइजेशन. और इसकी पैरामीटराइजेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसको
हम लिख सकते हैं x ऑफ u v इज इक्वल टू बीटा ऑफ u प्लस v गैमा ऑफ u। सो बेसिकली अगर मैं u की एक वैल्यू दूं तो मेरे पास, सो लेट्स से मैं u नॉट v ले लूं, सो इट विल गिव मी बीटा ऑफ u नॉट प्लस v गैमा ऑफ u नॉट। सो बेसिकली अगर आप इसको कंपेयर करें विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन R3 में, विच इज ए पॉइंट प्लस t and a vector. So this point lies on the line and this vector is basically gives you the direction to the line and this t is the parameter. So अगर मैं u की कोई वैल्यू फिक्स कर लूं तो मेरे पास एक पॉइंट आएगा जहां से वो लाइन पास करेगी और एक वेक्टर आएगा जिसके लाइन पैरेलल होगी and this v is the parameter. So for fix u I will get a line, and for fix b I will get a curve which is kind of parallel to the original curve beta. So we can check that if we put some conditions on beta and gamma, then x is a parameterization, and in general it is not a parameterization and it violates some conditions that either it is not on the surface or it is not regular. So what we have learned today, हमने ये देखा था कि जो पैच है it is very useful. So हम उसको यूज़ कर सकते हैं to write down the points of the surface. लेकिन उसमें हमें तमाम conditions पैच की नहीं required और कुछ conditions required थी, जैसा कि regular होना और mapping होना, और 1-to-1 को हमने drop कर दिया। और जब हम surface define करते हैं तो उसमें प्रॉपर पैच रिक्वायर करते हैं, तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस रिक्वायर की हैं। और हमने देखा कि कैसे हम पैरामीटर कर्व्स ऑन द सरफेस को यूज़ करके इस पैरामीटराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की जिस केस में ये पैरामीटराइजेशन बनती है और जिस केस में ये नहीं बनती। उसके बाद हमने टॉरस और रूल्ड सरफेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड टेंजेंट वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।